अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ह्यूमनिज़म पे। और ह्यूमनिज़म जो है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है रेनेसां का। हमने पहले रेनेसां का पार्ट 1 देखा है, जिसमें हमने देखा है कि रेनेसां जो है उसकी पॉलिटिकल फाउंडेशंस क्या थी, उसका मीनिंग क्या है, रेनेसां का आइडिया कहाँ से आया था और उसकी पॉलिटिकल फाउंडेशंस क्या थी, यानी उस वक़्त कौन कौन से जो सियासी काम थे, जो सियासी चेंजेस थे वो हो रहे थे। जिसमें से हमने देखा कि ट्यूडोर्स जो हैं उन्होंने सेंट्रलाइज्ड किया मोनार्की को, एक सेंस ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी पैदा हुई। और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने जो एक रिफॉर्मेशन के नाम से भी एक मूवमेंट है चली, जिसमें उन्होंने कहा कि मजहबी इस्लाहात करेंगे। और उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो रिलीजियस इशू था, जो रिलीजियस जो पेपल सुप्रीमेसी थी उसको ख़त्म कर दिया। जो पोप था रोमन कैथोलिक चर्च का, उसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमनिज़म है, जो कि रेनेसां का फोकल पॉइंट समझी जाती है, जिस पर सारी रेनेसां की जितनी भी राइटिंग्स हैं वो बेस करती हैं, वो क्या थी, वो मूवमेंट क्या थी और उसका लिटरेचर के किस किस एस्पेक्ट पे क्या क्या असर पड़ा। तो ह्यूमनिज़म को अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो ये एक बिलीफ है कि जो एंशियंट ग्रीस और रोम के जो ग्रेट वर्क्स हैं उनको पढ़ना, उनकी लैंग्वेज, उनके लिटरेचर, उनकी हिस्ट्री, उनकी मॉरल फ़िलासफ़ी को पढ़ना जो है वो बेस्ट वे है टू एजुकेट अ पर्सन टू बी वाइज, virtuous एंड यूज़फुल टू द सोसाइटी। तो उसका एक आइडिया ये था कि अगर आप पुराने ग्रीक और रोमन्स को पढ़ेंगे, उनके लैंग्वेज को देखेंगे, उनके लिटरेचर को देखेंगे, उनकी हिस्ट्री को देखेंगे, मॉरल फ़िलासफ़ी को देखेंगे, तो तभी आप, और उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो तभी आप जो है वो बेहतरीन तौर पर अक्लमंद, नेक और सोसाइटी के लिए यूज़फुल समझे जा सकेंगे। ह्यूमनिज़म में बेसिकली इससे पहले अगर हम मिडीवल एज को देखें तो उसमें रिलीजियोसिटी बहुत ज़्यादा है। हम पढ़ चुके हैं जब चौसर को, अगर आप देखिए जब चौसर से पहले देखें, हम चौसर को भी पढ़ रहे हैं क्लासिकल पोइट्री में, तो हम देख रहे हैं कि उसमें रिलीजियस ग्रुप का बहुत रोल है। तो उसमें मोरालिटी प्लेज और मिस्ट्री प्लेज और अच्छाई और बुराई और इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया था। लेकिन ह्यूमनिज़म जो पुराने ग्रीक और रोमन्स थे वो इंडिविजुअल, अगर हम साथ इडिपस रेक्स भी पढ़ रहे हैं ड्रामा में, तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रीक हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो इंसान की ज़ाती जो स्ट्रगल है, जो ज़ाती उसके फ्लॉज हैं, जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी में होने वाले जो इश्यूज़ हैं उसको फोकस करती है, उसको हाईलाइट करती है। तो ह्यूमनिज़म एक ऐसी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जिसने कहा कि जो ग्रीक और रोमन वाले टेक्स्ट हैं, उनकी ग्रामर है, उनकी पोइट्री है, उनकी मॉरल फ़िलासफ़ी है, वो अगर हम करेंगे तो हम ज़्यादा इंटेलेक्चुअली वाइज होंगे। अब व्हाट इज़ ह्यूमनिज़म, ये देखना है हमने कि ये जो रेनेसां का जो इंटेलेक्चुअल इंजन है जिसको ह्यूमनिज़म कहा जाता है, जो कि बेसिक उसकी कोर जो है मूवमेंट रही है रेनेसां की, वो क्या है। पहली बात ये कि ह्यूमनिज़म एक सिस्टमैटिक फ़िलासफ़ी नहीं है और ना ही ये कोई, जैसे मैंने पहले बात की कि रिलीजियस से हट के थोड़ा है, तो ये कोई एंटी रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि असल में ये क्या थी, ये एक एजुकेशनल और कल्चरल प्रोग्राम था। और इसका कोर फोकस क्या था, स्टडिया ह्यूमैनिटाइटिस, जो कि था ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी, यानी आर्ट्स की स्टडी, ग्रामर की स्टडी, रेट्रिक की स्टडी, हिस्ट्री, पोइट्री, मोरल फ़िलासफ़ी। इस तरह जो इसके की बिलीव्स थे वो क्या कहते थे कि क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो हैं वो पढ़ने से इंसान जो है वो एक्सेलेंस, वर्चू और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख लेता है। ह्यूमनिस्ट क्या होता था कि एक ह्यूमनिस्ट एक ऐसा टीचर या स्टूडेंट था जो कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ता था, जो कि इमरानियात अगर आप देखें, जो कि ऐसे अलूम जो कि इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होते थे, इंसानी सोशल इश्यूज़ से, जो इंसान की सिविक सेंस है उससे रिलेटेड
जो इंसान के पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड होते थे। ये सारी ह्यूमैनिटीज़, अगर अभी हम ह्यूमैनिटीज़ को देखें तो लिटरेचर जो है ये ह्यूमैनिटीज़ में आता है, जो पॉलिटिकल साइंस है ये ह्यूमैनिटीज़ में आती है, जो सोशल साइंस भी इसको कहते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ ह्यूमैनिटीज़। और इसी तरह सिविक्स है, इसी तरह सोशियोलॉजी है। तो ये सारी की सारी जो हैं, ये लैंग्वेज है, ये सारी की सारी हैं जो हैं हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज़ में आती हैं। तो जो भी कोई ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट होता था उसे ह्यूमनिस्ट कहा जाता था। और अगर आप रिलेशन विद रिलीजन देखें तो जितने भी रेनेसां के ह्यूमनिस्ट हैं वो कोई एंटी रिलीजियस नहीं थे, बल्कि ये डिवाउट क्रिश्चियंस थे। ये बड़े ही पक्के अकीदे वाले क्रिश्चियन लोग थे। और जब हम ये बात करते हैं कि मिडेवल के मोरालिटी या रिलीजियोसिटी से ये हट के था, तो डजंट मीन कि वो कोई रिलीजन को कंडेम करता था, बल्कि उसमें क्या किया उन्होंने कि जो इंसान की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फोकल पॉइंट बना लिया। उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल लर्निंग है वो क्रिश्चियन फेथ को भी प्योरीफाई करती है और कॉम्प्लीमेंट करती है। इसका जो की मेटाफर है वो है एडफॉन्टेज। एडफॉन्टेज का मतलब है टू द सोर्सेज। टू द सोर्सेज का मतलब ये कि जितना भी इंग्लिश लिटरेचर है आपने देखा है वो इंस्पायर्ड है। अब तक का रेनेसां का जितना भी लिटरेचर हम पढ़ चुके हैं, चौसर को पढ़ चुके हैं हमने, जो चौसर देखी उसमें जो फ्रेंच थे, जो कि रोमन इंस्पिरेशन थी, जो कि ग्रीक इंस्पिरेशन थी, हमने देखा कि वो सारी की सारी इंस्पायर्ड थी। तो एडफॉन्टेज का मतलब ये था कि बजाय इसके कि वो इंस्पायर्ड टेक्स्ट पढ़ें या कोई ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ें, तो इंग्लैंड वालों ने ये चाहा कि वो जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, जैसे कि अगर होमर की इलियड या ओडेसी से इंस्पायर कोई चीज़ें हैं, उनको पढ़ने के बजाय अगर डायरेक्ट होमर की इलियड और ओडेसी पढ़ी जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो मिडीवल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या मिडीवल कमेंट्रीज़ हैं उनको बाईपास करके डायरेक्ट सोर्सेज से लिंक किया जाएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा लिटरेचर पैदा होगा, ज़्यादा अच्छी सोशल सेंस पैदा होगी। मिसकॉन्सेप्शन नहीं है कि ह्यूमनिज़्म कोई सेकुलर और एंटी क्रिश्चियन नहीं था, ये याद रखना है। ह्यूमनिज़्म ने कोई मिडीवल लर्निंग को रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसने मिडीवल जो फाउंडेशन थी उनके ऊपर ही बिल्ड किया था और आगे उसको लेके गया था। और ह्यूमनिज़्म कोई यूनिफाइड मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ये इटली, नॉर्दर्न यूरोप, इंग्लैंड, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स थी। तो ह्यूमनिज़्म मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये कोई एक मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ये इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थी जिससे रेनेसां पॉसिबल हुआ। इसने सिर्फ लिटरेरी प्रोडक्शन नहीं बल्कि एजुकेशन को भी शेप किया था, और इसने रिफॉर्मेशन की स्कॉलरशिप के लिए टूल प्रोवाइड किए थे, और इसने तकरीबन हर लिटरेरी जॉनर को इन्फ्लुएंस किया था। तो इसके कोर प्रिंसिपल क्या है? पहला हम पढ़ चुके हैं एडवांटेज के डायरेक्टली क्लासिकल ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट पढ़ने हैं। दूसरा ह्यूमन डिग्निटी, कि इंसान जो है वो अपनी नेचर खुद शेप करता है थ्रू रीज़न एंड वर्चू, और ये पिको डेला मिरांडोला का बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसको ये दिखा रहा है कि इंसान जो है अक्ल और जो उसके अंदर सेंस ऑफ वर्चू है, नेकी है, उसके थ्रू वो अपनी नेचर खुद बनाता है। और वर्चू इसमें क्या है? एक्सेलेंस, मतलब बेहतरी हर चीज़ की। वर्चू अगर नेकी की अरबी देखें हम तो वो खैर, खैर का मतलब होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो एक्सेलेंस जो है, मोरल है, इंटेलेक्चुअल है, सिविक है, इसकी बेहतरीन हालत को वर्चू कहते हैं। और ये कैसे हासिल की जा सकती है? थ्रू एजुकेशन। ये ह्यूमनिज़्म का बेसिक एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा रेट्रिक और एलोक्वेंस। रेट्रिक मतलब लैंग्वेज जो है ना, वो एक टूल के तौर पर यूज़ होनी चाहिए, किसी को परसुएड करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए, मोरल इंस्ट्रक्शन के लिए। एलोक्वेंस का मतलब होता है मीनिंग की डेप्थ, यानी आप एक छोटा जुमला बोल रहे हैं और उसमें बहुत गहराई है मीनिंग में, तो वो एलोक्वेंट जुमला होगा। इसी तरह इसका एक की प्रिंसिपल था कि विटा एक्टिवा, यानी जो आपकी लाइफ है वो एक्टिव होनी चाहिए। वाइटा इज़ लाइफ एंड एक्टिवा इज़ एक्टिव। मतलब प्योर कंटेम्पलेशन नहीं होनी चाहिए। जो अगर आप ग्रीक को देखें तो ग्रीक जो है उनकी बहुत कम एक्टिव लाइफ थी, बल्कि वो ज़्यादातर जो है वो कंटेम्पलेशन पे फोकस करते थे। सोचो विचार, एरिस्टोटल को देख लें कि वो बहस, तमहीज़, डिस्कोर्सेस, इन बातों पे फोकस करते थे। लेकिन ह्यूमनिज़्म जो है वो एक्टिव लाइफ पे जोर देता है कि आपने स्टेट की सर्विस करनी है। इसके बाद इमिटेशन है कि क्लासिकल मॉडल जो हैं, सिसरो का मॉडल है, वर्जियल का मॉडल है, पेट्रार्क का मॉडल है, उसको आपने फॉलो करना है लिटरेचर में एज पाथ ऑफ एक्सेलेंस।
अगर हम इंग्लैंड में ह्यूमनिज़्म को अर्ली डेवलपमेंट में देखें तो एक तो फर्स्ट जनरेशन आई जो 1490 से 1520 तक थी, जिनमें की फिगर हैं विलियम ग्रॉसन जो कि 1446 से 1519 तक थे। इन्होंने इटली में जाकर ग्रीक पढ़ी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आके ग्रीक पढ़ाई और ह्यूमनिस्ट स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद जॉन कॉले हैं जिन्होंने 1467 टू 1519 में इटली में पढ़ा और उन्होंने ह्यूमनिस्ट मेथड जो है वो स्क्रिप्चर्स पे, यानी जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं ये जो बाइबल के मुसव्वदे हैं उन पे अप्लाई किए। और उन्होंने सेंट पॉल का स्कूल उसकी फाउंडेशन रखी जो कि ह्यूमनिस्ट एजुकेशन का एक मॉडल बना। उसके बाद अगर आप सेकंड देखें तो इसको इराज़मियन सर्कल कहते हैं या इसको क्रिश्चियन ह्यूमनिज़्म भी कहते हैं, जो 1510 से लेकर 1535 था। और ये डेसिडेरियस इराज़्मस हैं, उनको प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट कहते हैं। इन्होंने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट को एडिट किया। न्यू टेस्टामेंट में पहले भी बता चुकी हूँ आपको, जो इंजील है उसको ईसाई न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। और इंजील से पहले जितनी भी किताबें हैं तौरात और ज़बूर की जो कि ज्यूज़ के पास थी, उन किताबों को ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है और ये दोनों मिलाकर बाइबल कहलाती हैं। इन प्रेज ऑफ फॉली लिखी इन्होंने, ये इंग्लैंड में रहते थे और इन्होंने ये एजुकेशन के ज़रिए रिफॉर्म के हामी थे, इस्लाह के। उसके बाद थॉमस मोरे हैं, इन्होंने बहुत मशहूर बुक लिखी 1516 में, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब एक इमेजिनरी लैंड है और ये एक ह्यूमनिस्ट क्रिटिक ऑफ सोसाइटी हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड III भी लिखी, ये लॉर्ड चांसलर थे। इन्हें हेनरी एट्थ के जो रोम से जो उन्होंने ब्रेक किया था, हमें पढ़ चुके हैं पिछले पॉलिटिकल फाउंडेशन में कि जो हेनरी हष्टम थे उन्होंने अपनी पर्सनल गेंस के लिए रोमन कैथोलिक चर्च से तोड़ दिया था इंग्लैंड का। और उन्होंने कहा था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो उसका अपना है और उसका जो सुप्रीम लीडर है वो किंग है। तो वहाँ इन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया था, ये दरबारी थे। तो हेनरी हष्टम की ये खूबी खसूसियत ये थी कि जो उनको पसंद नहीं आता था उसको सर कटवा देते थे उसका। तो थॉमस मोर भी उसी की नज़र हो गए। अभी आप पोइट्री में देखेंगे कि बहुत से अच्छे अच्छे शायर भी उनके दौर के उसी की नज़र हुए। उसके बाद जॉन फिशर हैं, ये बिशप ऑफ रोचेस्टर थे और ये पैट्रन ऑफ लर्निंग थे और ये भी शहीद हो गए थे, मार्टायर हो गए थे। तो ये जो दौर था ये क्रिश्चियन ह्यूमनिज़्म का था। इसमें क्लासिकल लर्निंग का और क्रिश्चियन पाइटी को उन्होंने हार्मोनाइज़ किया था चर्च ऑफ सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। उसके बाद ट्यूडोर इंटीग्रेशन आई जिसमें ट्यूडोर्स ने अपने मुखालफिन मरवा दिए थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो मिड से लेकर लेट 16th सेंचुरीज तक गए, जिनमें एक रॉबर्ट एशकेम हैं जो स्कूल मास्टर लिखी उन्होंने और उन्होंने ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को डिफ़ाइन किया। और ये एलिज़ाबेथ वन जो मलका हैं उनके ट्यूटर थे और उन्होंने डबल ट्रांसलेशन मेथड लगाया, लैटिन से ग्रीक, लैटिन से इंग्लिश। डबल ट्रांसलेशन मेथड वो है जो अभी भी हम उर्दू और इंग्लिश सीखने के लिए यूज़ करते हैं कि पहले उर्दू से इंग्लिश करते हैं और इंग्लिश से फिर उर्दू करते हैं ताकि लैंग्वेज सीखी जा सके। इसी तरह रिचर्ड मिलकास्टर हैं जो कि मर्चेंट टेलर्स स्कूल के हेडमास्टर थे और इन्होंने भी लोकल लैंग्वेज जो है वर्नैकुलर एजुकेशन यानी कि इंग्लिश की एजुकेशन पर जो है वो उसकी वकालत की। और इन्होंने जो एडमंड स्पेंसर हैं शायर, उन पर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अच्छा, उसके बाद ह्यूमनिस्ट एजुकेशन जो है, हमने वीडियो जितनी बातें की वो एजुकेशन के हवाले से की हैं। तो इसका लिटरेरी इम्पैक्ट क्या था? सबसे पहली बात कि एजुकेशनल रिफॉर्म क्या हुई कि करिकुलम रिफॉर्म हुआ, निसाब चेंज हुआ, ग्रामर पे फोकस हुआ, रेटरिक पे, हिस्ट्री, पोइट्री, मॉरल फिलॉसफी। और उससे क्या हुआ कि जो राइटर हैं वो ट्रेंड हुए क्लासिकल रेटरिक में, क्लासिकल लैंग्वेज में ट्रेन हुए और उससे उनका आर्ग्यूमेंट, उनका स्टाइल जो है वो सोफिस्टिकेट हुआ, बड़ा ही बेहतरीन पॉलिश किस्म का हो गया। फिर लैटिन पढ़ाई जाती थी तो उसके साथ ग्रीक ऐड हुई। तो उससे क्या हुआ कि होमर, प्लेटो, जो ग्रीक ट्रेजेडीज़ हैं उन तक आवाम की पहुंच हुई और उससे लिटरेरी मॉडल्स उन्होंने, जब राइटर्स जो बचपन में ग्रीक पढ़ के आते थे, जब उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडीज़ पढ़ी तो उससे लिटरेचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद ग्रामर स्कूल्स आए जैसे कि सेंट पॉल का, शूसबरी का, वेस्टमिनिस्टर का। तो वहाँ से शेक्सपियर, स्पेंसर, मार्लो, जॉनसन, ये सारे के सारे वहीं से पढ़ गया। और रेट्रिकल ट्रेनिंग यानी कि ड्रामिक पार्टन में जब आर्ग्यू करना उन्होंने सीखा तो वो जो रेट्रिकल कम्प्लेक्सिटी है वो रेनेसां के लिटरेचर में बड़ी दिखाई जाती है। यानी जो लैंग्वेज की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा, जो डिबेट की खूबसूरती है, जो डायलॉग्स हैं उनके, ये बहुत ज़्यादा रेनेसां के लिटरेचर में देखने में आती है।
लिटरेरी जॉनर्स पे देखें तो पोइट्री जो है उस पर ह्यूमनिस्ट इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि जो क्लासिकल फॉर्म्स थी उन वो सारी इमिटेट हुई, मॉरल पर्पस आया, एलिग्री आई, क्लासिकल माइथोलॉजी आना शुरू हुई। माइथोलॉजी पे शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में भी, लेकिन शायद मैंने अभी बताया हो कि देवमालाई कहानियाँ जो हैं, स्टोरीज़ देवताओं की जो एक से दूसरी जुड़ी हुई है, ग्रीक मैथोलॉजी बड़ी मशहूर है, तो वहाँ से ये सारी की सारी स्टोरीज़ जो हैं ये आना शुरू हुई। इसी तरह जो फिलिप सिडनी ने लिखा एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, और एडमंड स्पेंसर ने जो फेरी क्वीन की, इसका में जो मॉडल है राइटिंग का वो भी वहीं से आया है, ग्रीक वगैरह से, और जो स्टाइल है वो भी वहीं से आया, इवन माइथोलॉजी भी वहीं से आई है। इसके बाद जो प्रोज है उसमें सिसरोनियन स्टाइल, सिसरो आपको याद होगा अगर आपने मिस्टर चिप्स गौर से पढ़ा था, तो वहाँ पे मिस्टर चिप्स एक जगह कहते हैं कि मैं सिसरो को किकरो नहीं पढ़ सकता न्यू प्रोनाउंसिएशन के तहत। तो ये सिसरो जो हैं जो एक ग्रीक प्रोज राइटर थे, तो सिसरोनियन स्टाइल जो है ये आया, डायलॉग की फॉर्म वहाँ से आई, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल मुआहिदे थे वहाँ से आए, तो वहाँ से थॉमस मोरे ने यूटोपिया लिखी है, स्कैम ने द स्कूल मास्टर, और फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोइसी लिखा। उसके बाद जो ड्रामा था उसमें जो क्लासिकल स्ट्रक्चर्स थे, रोम का सेनेकन ट्रेजेडी थी, रेटिकल सोफिस्टिकेशन आई, ह्यूमनिस्ट थीम्स आई, एम्बिशन, फ्री विल, जैसे कि हम इडिपस में देख रहे हैं, ये सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं, ये सारे के सारा प्लॉट स्ट्रक्चर जो है ये ग्रीक और रोमन ट्रेजेडी से आया। और अगर हम मार्लो का डॉक्टर फास्टस देखें या थॉमस किड का द स्पेनिश ट्रेजेडी देखें या शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ देखें, तो ये सारी की सारी वहीं से इन्फ्लुएंस हुई हैं। की ह्यूमनिस्ट टेक्स्ट क्या है थॉमस मोर का, ये हम पहले देख चुके। थॉमस मोर का यूटोपिया है, रॉजर एस्किम का द स्कूल मास्टर है, और सर फिलिप सिडनी की द डिफेंस ऑफ पोइसी है, जो कि 1580 में लिखी गई थी लेकिन पब्लिश 1595 में हुई थी। यूटोपिया जो है वो यूरोपियन सोसाइटी की क्रिटिक है और एक आइडियल कॉमनवेल्थ की तलाश में लिखी गई थी, और इसको लैटिन में लिखा गया था। रॉजर एस्किम ने जो द स्कूल मास्टर लिखी उसमें उन्होंने ह्यूमनिस्ट एजुकेशन का एक स्केच दिया, ब्लूप्रिंट दिया, और उन्होंने इंग्लिश प्रोज को डिफेंड किया और कहा कि क्लासिकल इमिटेशन होनी चाहिए। सर फिलिप सिडनी ने बड़ा ही अहम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ये बुक है, शायद जब आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ें तो ये बुक भी पढ़ें। तो उन्होंने इंग्लिश रिनाइंसा पे दिया और उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो पोइट्री है वो डिलाइट के थ्रू खुशी, जायके के थ्रू, टेस्ट के थ्रू जो है वर्चू पढ़ाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर समराइज़ मैं करूँ तो ह्यूमनिज़म जो है अप्रोच, इसमें एक तो ये है कि ह्यूमन इंडिविजुअल पर फोकस किया गया है, दूसरा ये बेसिकली एक एजुकेशनल मूवमेंट थी और कल्चरल मूवमेंट थी जिसमें ये सोचा गया था कि बजाय इसके कि आप मिडिवल, जैसे कि ये कहा जाए कि तफासीर पढ़ने से बेहतर है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, तो ये कहा गया कि कमेंट्रीज़ पढ़ने के बजाय अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपकी ज़्यादा पॉलिश होगी, और वाकई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो लिटरेचर पे आया। दूसरा, इसको समझा जाता है कि ये रिलीजियस नहीं थी, जबकि बहुत से जो ह्यूमनिस्ट हैं वो रिलीजियस थे, बड़े ही पक्के रासकुल अकीदा क्रिश्चियंस थे, तो ये रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन ये जो वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेज और रिलीजियस लिटरेचर था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हट के क्लासिकल मॉडल्स पे जो राइटिंग्स हैं वो स्टार्ट हुई थी। एड फॉन्टेज इसका कोर प्रिंसिपल है, और एजुकेशन में है इसका स्टूडिया ह्यूमैनिटीज़, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ें, ये इसका। और एड फॉन्टेज मतलब टू द सोर्सेज, यानी असली सोर्सेज से लिंक करें, और ये बहुत ही अहम मूवमेंट है, और इसको एज क्वेश्चन अलग से भी आ सकती है, इसके अलावा भी इसकी चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं आपके पेपर में।